Good morning, everyone. Welcome back. So, today we are going to revise chapter 14 Import and Export under GST. In this chapter, we are going to revise section 14 of IGST Act 2017 OIDR, section 2 clause 10 and section 2 clause 11 of IGST Act Import of Goods और सर्विसेज। ये हम लोगों ने देखा था पहले, कब देखा था? चैप्टर 1 के अंदर। सेक्शन 2 क्लोज 5 एंड सेक्शन 2 क्लोज 6 आईजीएसटी एक्ट एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ये भी हमने चैप्टर 1 डेफिनेशन के अंदर कर लिया था। सेक्शन 16 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 जियो रेटेड सप्लाई, आप लोगों को मालूम है जियो रेटेड सप्लाई क्या होती है। सेक्शन 15 ऑफ आईजीएसटी एक्ट 2017 refund of integrated tax paid on supply of goods to tourists living India. So if you see in this chapter, all the sections are pertaining to IGST Act 2017. क्यों? Import, export, interstate, interstate means IGST. So that's why all the sections in this chapter are of IGST Act 2017. So let's start revision of this chapter with section 14 OIDAR. OIDR की डेफिनेशन हमने सेक्शन 2 क्लोज 17 के अंदर देखी थी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ OIDR सर्विसेज, डिलीवरी इज मीडिएटेड थ्रू इंटरनेट, ऑटोमेटेड, minimal human intervention, impossible without information technology, mediated through internet, impossible without information technology, automated। तो तीनों तो कुछ रिलेटेड है, ठीक है। इंटरनेट, ऑटोमेटेड, इम्पॉसिबल विदाउट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बिकॉज इट इज ऑटोमेटेड, दैट्स वाई minimal human intervention is there. Now, obviously, there is no formula for seeing minimal human intervention। इसको हम क्वांटिफाई कैसे करेंगे? एक्ट में ऐसा कोई फार्मूला या कुछ प्रोविजन दिया है? नहीं। तो ऑब्वियसली देन इट डिपेंड्स ऑन सर्कमटेंसेस। ओके, मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन बेसिकली जिसमें केवल बेसिक लेवल का ह्यूमन इंटरवेंशन है, हम एक तरीके से ये बोल सकते हैं। हालांकि ये भी डिबेटेबल पॉइंट हो सकता है क्योंकि एक्ट में ये डिफाइन नहीं है। एग्जाम्पल भी है, एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, provision of e-books, movie, music, software and other intangible via internet like Hotstar, Amazon Prime, Netflix, providing data or information, online gaming। तो ये तो OIDR सर्विसेज के एग्जाम्पल है। नॉन OIDR सर्विसेज मतलब जो OIDR सर्विसेज नहीं है, जैसे सप्लाई ऑफ गुड्स वेयर द ऑर्डर एंड प्रोसेसिंग इज डन इलेक्ट्रॉनिकली, सप्लाई ऑफ फिजिकल बुक्स, न्यूज़लेटर, न्यूज़पेपर और जर्नल्स, सर्विसेज ऑफ लॉयर, CA और एनी अदर कंसल्टेंट, बुकिंग सर्विस और टिकट टू एंटरटेनमेंट इवेंट, होटल एकोमोडेशन और कार आया, तो ये सब नॉन OIDR सर्विसेज है। अब OIDR सर्विसेज के लिए, क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है, तो मैं आपको ये दो एग्जांपल लेता हूँ समझाने के लिए। डिटेल के अंदर तो मैं अब समझा नहीं सकता क्योंकि इसमें टाइम कम रहता है। एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, आपने कभी नोटिस किया जब आप मोबाइल यूज करते हो या लैपटॉप यूज करते हो, मान लीजिए आप पेन ड्राइव क्लासेज सर्च कर रहे हो, आपने वो सर्च की, उसके बाद आपने कुछ और ब्राउज किया, लेकिन आप देखोगे दैट जो आपने सर्च किया उससे रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट ऑटोमेटिकली चल रहा है। इन बिटवीन मान लीजिए आप कोई आर्टिकल पढ़ रहे हो, तो उसके बीच में एक कंटेंट आता है जो एडवर्टाइजमेंट है, बेसिकली पेन ड्राइव क्लासेस। तो ये क्या है? OIDR सर्विसेज। जब आप ब्राउज करते हो तो गूगल का सर्वर वो कैच कर लेता है कि आपका इंटरेस्ट किसके अंदर है, तो उसके बेसिस पे वो एडवर्टाइजमेंट रन करता है। अब इसमें ह्यूमन इंटरवेंशन है क्या?
कोई पुश कर रहा है क्या? नहीं, कोई पुश कर रहा है, नहीं कर रहा, ये ऑटोमेटेड। तो एडवर्टाइजिंग ऑन इंटरनेट, प्रोवाइडिंग क्लाउड सर्विसेज, गूगल ड्राइव, ये भी क्या है? OIDR सर्विसेज। अब OIDR सर्विसेज को GST के अंदर टैक्सेबल किया गया। तो OIDR सर्विसेज एक तो इंडिया से प्रोवाइड की जाती है, एक आउट ऑफ इंडिया से भी प्रोवाइड की जा सकती है, क्योंकि इंटरनेट है, यूएस से बैठ के कोई इंडिया में सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। मैं ये लेक्चर इंडिया में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि मैं यूएस में भी रिकॉर्ड करूँ, लेकिन याद रखना ये OIDR सर्विसेज नहीं है, लेकिन इंटरनेट के थ्रू कुछ भी पॉसिबल है। तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, हॉट स्टार। अभी लॉकडाउन पीरियड में तो सब हॉट स्टार, अमेजन प्राइम, नेटफ्लिक्स जानते हैं। तो नेटफ्लिक्स यूएस से इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। मान लीजिए उसका मंथली सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, उसका मंथली सब्सक्रिप्शन 100 रुपीज प्लस टैक्स है। टैक्स लगेगा क्या? वो बात की बात है। चलिए, नेटफ्लिक्स यूएस से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो मान लीजिए टैक्स नहीं लगता है, एज्यूम कीजिए, तो 100 रुपीज। लेकिन हॉट स्टार इंडियन कंपनी इंडिया से सर्विस प्रोवाइड करती है, वो भी सब्सक्रिप्शन चार्जेस 100 रुपीज लेती है उसके ऊपर, क्योंकि वो इंडिया में, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट उसके ऊपर टैक्स लेवी करती है। मान लीजिए 18% है, तो 18 रुपीज, 180। अब नेटफ्लिक्स यूएस में, इसलिए टैक्स लेवी नहीं हो रहा है मान लीजिए, तो फिर क्या होगा? हॉट स्टार इज गोइंग टू गो गो आउट ऑफ द मार्केट। आप उसकी सर्विस लोगे नहीं, अरे 18 रुपीज आई टू पे एक्स्ट्रा, वाई शुड आई अवेयर द सर्विसेज ऑफ हॉट स्टार, बेटर टू टेक ऑफ नेटफ्लिक्स ना, एम आई राइट? कस्टमर बिहेवियर, करेक्ट। तो ये तो गलत बात हो गई, इनडायरेक्टली यू आर प्रमोटिंग आउटसाइड सर्विस प्रोवाइडर। तो मेक इन इंडिया का क्या होगा फिर? कुछ नहीं होना, बंद हो जाएगा मेक इन इंडिया, मेक इन यूएसए हो जाएगा। तो इसीलिए इसको टैक्सेबल किया गया जीएसटी में थ्रू सेक्शन 40। तो इवन इफ OIDR सर्विस प्रोवाइडर providing services from out of India, providing to Indian customer, it is subject to। तो नेटफ्लिक्स यूएस में बैठ के इंडियन रेसिपिएंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया के अंदर, ठीक है। तो उसको टैक्स भरना पड़ेगा। अब इसका प्लेस ऑफ सप्लाई हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो आपको एक बात ध्यान रखना है, OIDR ऐसा भी तो हो सकता है, OIDR तो डेफिनेशन है, करेक्ट। जरूरी थोड़ी ना सप्लायर ऑफ सर्विस आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के अंदर भी हो सकता है। तो अगर OIDR सर्विस प्रोवाइडर इंडिया के अंदर है, रेसिपिएंट भी इंडिया के अंदर है, दोनों इंडिया के अंदर बैठे हैं, तो हम लोग प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 ऑफ IGST। लेकिन अगर OIDR या रेसिपिएंट दोनों में से एक बाहर है, तो हम कौन सा सेक्शन अप्लाई करेंगे? सेक्शन 13 सब सेक्शन 12, 2 नहीं 12 ऑफ IGST एक्ट, याद रखना। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 वी आर गोइंग टू अप्लाई इन केस एनी वन ऑफ देम आउटसाइड इंडिया। तो सेक्शन 13 सब सेक्शन 12 के हिसाब से, अगर आपको याद है पेज नंबर 124 ऑफ माय बुक, हम बोलेंगे कि भाई जो लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट है वो इंडिया के अंदर है, कब? जब आउट ऑफ 7 कंडीशंस इज गोइंग टू सेटिस्फाई 2 कंडीशन, देन वी आर गोइंग टू से द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट इज इन इंडिया। लेकिन अगर OIDR सप्लायर ऑफ सर्विसेज भी इंडिया में, तो हम, मैंने अभी क्या बोला, सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 के हिसाब से आप प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन करोगे। लेकिन अगर OIDR सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया है, देन वी आर गोइंग टू अप्लाई सेक्शन 13 सब सेक्शन 12
क्योंकि रेसिपिएंट तो हम बोलते हैं 2 कंडीशन सेटिस्फाई है भैया, इंडिया के अंदर है। तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑफ सर्विसेज, प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो इट इज गोइंग टू बी टैक्सेबल। अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई ओ आई डी आर सर्विस प्रोवाइडर, इफ ही इज आउट ऑफ इंडिया, so there are two type of recipient. One is NTOR, non taxable online recipient, and when one is other than NTOR। तो ये जो बंदा है वो बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लेता, लेकिन जो अदर देन NTOR है, नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रेसिपिएंट की डेफिनेशन हमने देख ली थी, ठीक है, चैप्टर 1 के अंदर। तो जो NTOR नहीं है वो बिजनेस पर्पज के लिए लेता है। तो अगर OIDAR, supplier of service who is outside India providing 100% to such person, मतलब जो बिजनेस पर्पज के लिए ले रहा है, देन रिमेंबर इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज, जो हमने चैप्टर 3 के अंदर देखा था, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज अंडर सेक्शन 5 सब सेक्शन 3 ऑफ IGST। इट इज सब्जेक्ट टू रिवर्स चार्ज। तो OIDR अगर केवल इन लोगों को सप्लाई कर रहा 100%, तो उसको इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको टैक्स पे नहीं करना है। टैक्स किसको पे करना है, इसको पे करना है। और इसको अगर ये रजिस्टर्ड नहीं है तो क्या करना है, इसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ CGST एक्ट। और ये सेक्शन IGST में भी है क्या, सेक्शन 10 है ना, सॉरी 20 ऑफ IGST। वो बोलता है कि जो CGST में ये सेक्शन है वो IGST के अंदर भी मान लो है, मुटातिस मुटांदिस, करेक्ट। तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। आपको ये भी याद रखना है कि ये एग्जम्प्ट नहीं है। हम लोग ने चैप्टर 4 के अंदर देखा था 89 एग्जम्पशन अंडर IGST, इसमें लिखा हुआ है however the exemption shall not apply to OIDR received by person specified in entry A और entry B। तो एग्जम्प्ट नहीं है, ठीक है, एग्जम्प्ट बिल्कुल नहीं है, तो टैक्स तो पे करना ही है। तो अगर ये है बंदा, NTOR को भी एग्जम्प्ट नहीं है, इसको भी एग्जम्प्ट नहीं है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा ना NTOR के लिए भी एग्जम्प्ट नहीं है, ये लिखा हुआ भी इधर कि जिन्होंने बिजनेस पर्पज के लिए नहीं लिया अदर देन कॉमर्शियल। तो अगर इसको प्रोवाइड किया गया तो उसको रिवर्स चार्ज पे करना कम, इसके लिए अगर वो रजिस्टर नहीं है तो कंपलसरी उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। लेकिन अगर OIDR सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया वो NTOR को प्रोवाइड कर रहा है, तो मैंने अभी बताया आपको एग्जम्प्ट तो है नहीं, तो टैक्स तो पे करना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड चार्ज के रूप में पे होगा, क्योंकि अगर ये नोटिफाई नहीं है तो फॉरवर्ड चार्ज के रूप में, फॉरवर्ड चार्ज के रूप में कौन पे करेगा, सप्लायर ऑफ सर्विस। तो उसको इंडिया के अंदर रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इंडिया के अंदर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अब इंडिया के बाहर वाला सप्लायर है, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला कि भाई उससे टैक्स लेना जोड़ी है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला बॉस तुम्हारे लिए सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन रख देता हूँ, तुमको हर स्टेट में लेने की ज़रूरत नहीं है, सिंप्लीफाई रजिस्ट्रेशन है। तो एक स्टेट में मतलब ऑल इंडिया लेवल पे एक ही रजिस्ट्रेशन लेना है। और उसके लिए उन्होंने डेडिकेटेड कर दिया बेंगलुरु वेस्ट का जो प्रिंसिपल कमिश्नर है उसको, तो उसके जुरिडिक्शन में ये आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही ले लें। इसके अलावा उन्होंने एक बात और की कि भैया आप टैक्स लेना है, तो या तो OIDR का रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, तो वो टैक्स पे करेगा, बाकी वो फॉर्मेलिटी करेगा, ही इज गोइंग टू लाइबल। अगर उसका कुछ है ही नहीं तो वो क्या करेगा, ही हैज टू अपॉइंट द पर्सन, ठीक है, सिंपल, सिंपल और नॉट। चलो ये अपना OIDR हो गया। ये एग्जाम्पल भी है, लोकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन इंडिया, लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट ऑफ सर्विस इन इंडिया, टैक्सेबिलिटी यस, ऑब्वियसली फॉरवर्ड चार्ज।
सप्लायर ऑफ सर्विस आउटसाइड इंडिया, रेसिपिएंट इन इंडिया, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो रिवर्स चार्ज, रेसिपिएंट एनटीओआर है तो फॉरवर्ड चार्ज। और उसके लिए ओआईडीआर जो सप्लायर ऑफ सर्विस है उसको क्या रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, तो इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके लिए सिंप्लीफाई स्कीम है, एक ही रजिस्ट्रेशन काफ़ी है। और ज्यूडिक्शन ऑफिस है, उसके लिए कौन है, बेंगलुरु वेस्ट का प्रिंसिपल कमिश्नर। इंडिया आउटसाइड इंडिया, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, अगर जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज की जो कंडीशंस है, जो डेफिनेशन के अंदर दी हुई है पांचों कंडीशन, वो सेटिस्फाई होती है तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस तो फिर जियो रेटेड हो जाएगा। दोनों जन आउटसाइड इंडिया तो सवाल ही नहीं है, फिर तो जीएसटी में कवर ही नहीं होगा। नेटफ्लिक्स यूएसए, नेटफ्लिक्स यूएस सिटीजन कोई सर्विस प्रोवाइड करता तो इंडियन गवर्नमेंट को थोड़ी ना अधिकार है कि कहीं कोई भी सर्विस प्रोवाइड करे वो उसके ऊपर टैक्स लेवी कर देगा। इतने भी इंडियन गवर्नमेंट सुपर पावर नहीं है ना वर्ल्ड की, ठीक है। अब इसके अलावा एक इंटरमीडिएरी का पॉइंट हो रहा है। अब इंटरमीडिएरी मान लीजिए ओआईडीआर है, बीच में इंटरमीडिएरी है और फिर कस्टमर है। तो अगर इंटरमीडिएट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड हो रही है तो ये रेस्पॉन्सिबल हो जाएगा, लायबल हो जाएगा टू पे द जीएसटी। लेकिन ये कब रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा, कब लायबल बेसिकली नहीं होगा, जब इनवॉइस, जो इनवॉइस इशू हो रहा है, ओके, by such intermediary taking part in the supply clearly identify the service in question and its supplier, तो इंटरमीडिएरी फिर लायबल नहीं होगा। The intermediary neither collect or process payment in any manner nor is responsible for the payment between the NTOR and the supplier of such service. The intermediary involved in the supply does not authorize delivery. जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो भी इंटरमीडिएरी सेट नहीं कर रहा है, तो फिर इंटरमीडिएरी लायबल नहीं होगा। कौन लायबल होगा, एक्चुअल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो ये ओआईडीआर हो गया। सेक्शन 2 क्लोज 10, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। इंपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स इंडिया से बाहर लाना। अब इसकी टैक्सेबिलिटी, रिमेंबर इंटर स्टेट आईजीएसटी एप्लीकेबल होगा, लेकिन हमने सेक्शन 5 सब सेक्शन 1 के अंदर क्या देखा था, चैप्टर 3 के अंदर, चार्ज ऑफ जीएसटी, इट इज गोइंग टू बी लेविड एंड कलेक्टेड अकॉर्डिंग टू द कस्टम लॉ। तो कस्टम के अंदर देखेंगे क्या वैल्यू लेनी है टू लेवी द आईजीएसटी एंड कंपनसेशन सेस आल्सो। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सेक्शन 2 क्लोज 11, very simple definition. Supplier of service is located outside India. Recipient of service is located in India, क्योंकि आप import कर रहे हो तो supplier इंडिया के बाहर, recipient इंडिया के अंदर, and the POS is in India. तो import of service remember subject to reverse charge, क्योंकि supplier तो outside India बेटा, उससे तो हम पैसा वसूल नहीं कर सकते। तो अगर ये सप्लाई is imported by unit or a developer in the SCZ for authorized operation, then it is exempt from IGST. Import of service, remember section 7 आपको recollect करना पड़ेगा, section 7 of CGST Act and schedule 1 also. So import of services, consideration is there even though it is not in the course of furtherance of business supply subject to GST. लेकिन इसको आपको इंटरलिंक करना है एग्जम्पशन की ये एंट्री के साथ। इफ सर्विस इज रिसीव फ्रॉम ए प्रोवाइडर ऑफ सर्विस लोकेटेड इन ए नॉन टैक्सेबल टेरिटरी by the central government, state government, UT, local authority, government authority, or an individual in relation to any purpose other than commerce, industry, or any other business or profession, an entity registered under section 12 AAA, basically charitable activities के लिए, and way of supply of online educational journals or periodicals to an educational institution other than an institution providing services by way of preschool, क्योंकि ये एग्जाम नहीं है, याद रखना, सीरियल नंबर 66 वाला जीएसटी का, ठीक है।
ए पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी आर एग्जाम्प्ट। ठीक है, तो ये एग्जाम्प्ट है, तो एग्जाम्प्ट तो टैक्स पे करने की जरूरत ही नहीं है इंपोर्ट ऑफ सर्विस के मामले में। तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस मैंने क्या देखा, सबसे पहले आपको देखनी है सप्लाई है, सप्लाई के बाद आपको क्या देखना है कि ये एग्जाम्प्ट तो नहीं है। अगर एग्जाम्प्ट है तो रिवर्स चार्ज की बात ही नहीं आती, फॉरवर्ड चार्ज की भी बात नहीं आती। अगर एग्जाम्प्ट नहीं है तो आप देखोगे कि भाई नोटिफाई है क्या रिवर्स चार्ज के अंदर। अगर नोटिफाई है तो रेसिपिएंट पे करेगा, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर नहीं है तो अंडर सेक्शन 24 उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और एग्जाम्प्ट तो जरूरत ही नहीं है। ठीक है, import of services by a person from a related person or from a distinct person, पैरा 4 शेड्यूल 1, कंसिडरेशन नॉट रिक्वायर्ड, तभी तो शेड्यूल 1 है। बिजनेस स्टेट्स जस्ट रिक्वायर्ड, तो हु इज गोइंग टू पे, रेसिपिएंट। ओके, सेक्शन 2 सब सेक्शन 5, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स मीन्स गुड्स आउट ऑफ इंडिया टू ए प्लेस आउटसाइड इंडिया। आपको ऑर्डर मिलता है चाइना से, आप गुड्स एक्सपोर्ट करते हो चाइना के लिए, संघाई के लिए, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है, क्योंकि आप इंडिया से गुड्स बाहर ले जा रहे हो। लेकिन आपकी कंपनी इंडिया में है, एक चाइनीज कंपनी आपको ऑर्डर देती है, लेकिन वो बोलती है गुड्स डिलीवर करना है हैदराबाद के अंदर ही, तो ऑर्डर चाइनीज कंपनी से आया, लेकिन वो डिलीवरी कहाँ करवा रही है, हैदराबाद के अंदर ही, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स होगा क्या, नहीं होगा। गुड्स फिजिकली मूव कहाँ कर रहा है, इंडिया के अंदर ही कर रहा है। चाइनीज कंपनी से ऑर्डर आया, लेकिन आप इंडिया के बाहर नहीं भेज रहे हो। डेफिनेशन क्या बोल रहा है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज सेक्शन 2 क्लोज 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, खास तौर पे ये डेफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद करनी है। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज मीन्स द सप्लाई ऑफ एनी सर्विस व्हेन, ये पांचों कंडीशन आपको याद रखनी है। अब एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है तो सप्लायर ऑफ सर्विस कहाँ होना चाहिए, इंडिया के अंदर। रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, इंडिया के बाहर। प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ होनी चाहिए, इंडिया के बाहर। लेकिन इसके अंदर ये भी कंडीशन है, द पेमेंट फॉर सच सर्विस हैज बीन रिसीव बाय द सप्लायर ऑफ सर्विस इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज और इंडियन रुपीज वेयर एवर परमिटेड बाय आरबीआई। जैसे आरबीआई बोलता है कि भैया नेपाल भूटान से आप इंडियन रुपीज में पेमेंट ले सकते हो, तो इंडियन रुपीज में पेमेंट आता है, इट इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस। Fifth, the supplier of service and the recipient of service are not merely establishment of a distinct person in accordance with explanation 1 in section 8। तो ये तो अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। तो ये पांचों कंडीशन सेटिस्फाई है तभी एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब यहाँ कंडीशन है कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज में या इंडियन रुपीज में अगर आरबीआई परमिट करता है, लेकिन इसको मिक्सअप मत कर देना आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, अगर गुड्स इंडिया के बाहर गया इट मीन्स एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। तो ये जो पांचवा कंडीशन है उसका एग्जांपल क्या है, इंडियन ब्रांच ऑफिस जो इंडिया के अंदर मुंबई के अंदर है, सिंगापुर की हेड ऑफिस में जो उसकी हेड ऑफिस है कंपनी की, उसको सर्विस प्रोवाइड करती है। तो मुंबई में ब्रांच है, सिंगापुर में हेड ऑफिस है, तो ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट पर्सन, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं होगी। लेकिन इंडियन कंपनी है जो सब्सिडरी है सिंगापुर की होल्डिंग कंपनी की, क्योंकि ये सब्सिडरी होल्डिंग कंपनी है, दोनों बेसिकली अलग एंटिटी है, वो ब्रांच और हेड ऑफिस की बात थी, तो इसलिए वो डिस्टिंक्ट पर्सन है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं है। लेकिन अब ये इंडियन कंपनी जो अपनी होल्डिंग कंपनी है उसको सर्विस प्रोवाइड करती है, तो वो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स देख लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विस इंपोर्ट ऑफ गुड्स देख लिया। इंपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में तो हमको कस्टम देखना है। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के मामले में क्या होगा, टैक्स लगता है क्या, नहीं लगता। ठीक है, और इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज रिवर्स चार्ज, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जियो रेटेड। ठीक है, जियो रेटेड सप्लाई सॉरी, सेक्शन 16 जियो रेटेड सप्लाई। जियो रेटेड सप्लाई होती क्या है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ and supply of goods or services both to SEZ unit or SEZ developer will be geo rated supply. So export
एंड सप्लाइज टू एससीजेड यूनिट और एससीजेड डेवलपर। तो ये क्या है, जियो रेटेड सप्लाई है। जियो रेटेड सप्लाई के अंदर बेनिफिट क्या है? बेनिफिट ये है कि जो आप बेसिकली टैक्स पे करते हो वो आपको रिटर्न मिल जाता है। उसके पहले हम लोग कौन कौन से मेथड है, मतलब जियो रेटेड सप्लाई के अंदर जो सप्लायर चूज कर सकता है, वो अभी बाद में देखेंगे सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 के अंदर। सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 क्या बोलता है? आईटीसी में बी अवेल फॉर मेकिंग जियो रेटेड सप्लाईज इवन इफ सच सप्लाई इज एग्जम्प्टेड सप्लाई। So this you need to interlink with section 17 subsection 2 of CGST Act, which say you can avail the input tax credit on taxable supply as well as zero rated supply, but you cannot avail on exempted supply। लेकिन अगर आप एग्जाम सप्लाई का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। नॉर्मली एग्जाम सप्लाई के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होता, लेकिन अगर एग्जाम आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब जियो रेटेड सप्लाई है तो सप्लायर तो के पास क्या ऑप्शन है? दो ऑप्शन है। सप्लायर के पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन पहला एलयूटी बॉन्ड, जिसको हम बोलते हैं रिफंड स्कीम। दूसरा ऑप्शन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी रिबेट। अब इसको आपको इंटरलिंक करना पड़ेगा। जो रूल 46 देखा था हमने सेक्शन 31 के साथ में चैप्टर 10 के अंदर, उसमें क्या लिखा था कि भाई आपको इनवॉइस के ऊपर लिखना है कि आप एलयूटी बॉन्ड के अंदर सप्लाई कर रहे हो या पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। आपको हर जगह इंटरलिंकिंग आनी चाहिए। तो एलयूटी बॉन्ड, एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। बॉन्ड के मामले में क्या होगा? बॉन्ड नॉर्मली नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पे दिया जाता है। 15% इसके साथ में, तो बॉन्ड अमाउंट नॉर्मली जो टैक्स लाइबिलिटी होती है वो होता है 15%, इसके साथ में बैंक गारंटी देनी है। और बॉन्ड दो तरीके के होते हैं, एक तो रनिंग बॉन्ड होता है, एक तो हो गया आपका वन टाइम बॉन्ड और एक रनिंग बॉन्ड। तो वन टाइम बॉन्ड मतलब ट्रांजेक्शन वाइज आपको देना है, और एक रनिंग बॉन्ड होता है जिसको आपको ट्रांजेक्शन वाइज नहीं देना पड़ता है, उसमें डेबिट क्रेडिट आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने रिलैक्सेशन दिया, वो बोला एलयूटी सबको अलाउ है, एक्सेप्ट एलयूटी कब अलाउ नहीं होगी? एलयूटी अलाउ नहीं करेगी गवर्नमेंट जब जो एक्सपोर्टर है he has been prosecuted for offense under any law where tax evade exceed rupees 250 लाख। तो उस मामले में उसको बॉन्ड देना पड़ेगा, अदरवाइज एलयूटी है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए एलयूटी दी है उसने, इफ पेमेंट इज नॉट रिसीव विद इन प्रेस्क्राइब पीरियड, देन जो एलयूटी फर्निश की गई है उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा, एंड बाद में जब पेमेंट मिलेगा तो एलयूटी को वापस रिस्टोर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एलयूटी बॉन्ड हो गया। इसके अंदर क्या होगा? रिफंड। रिफंड किसका होगा? अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट का। और पेमेंट ऑफ आईजीएसटी के अंदर जो पेमेंट किया है उसका रिफंड मिल जाएगा। तो दो स्कीम हो गई, रिफंड, एलयूटी बॉन्ड, यानी कि रिफंड स्कीम, और ये हो गया दूसरी स्कीम हो गई पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, जिसको हम क्या बोलेंगे? रिबेट स्कीम। अब इसमें रिफंड किसका होगा? मैंने बोला अनयूटिलाइज आईटीसी। आप एक्सपोर्ट करने के लिए या आप सप्लाई करना चाहते हो एससीजेड यूनिट को, ठीक है, तो आपको एलयूटी बॉन्ड फर्निश करना, लेकिन आपने वो सप्लाई करने के लिए जो आपने इनपुट्स लिए हैं
इनपुट या इनपुट सर्विसेज, ओके, उसके ऊपर आपने टैक्स पे किया। लेकिन क्योंकि आप जब सप्लाई कर रहे हो, आपने एलयूटी बॉन्ड फर्निश किया, तो आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी नहीं है, तो आप वो यूटिलाइज नहीं कर पाओगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसलिए गवर्नमेंट ने बोला जो अनयूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका आप रिफंड ले सकते हो। तो आपने 100 रुपीज़ की सप्लाई की, और मान लीजिए आपने इस सप्लाई को करने के लिए 50 रुपीज़ की आपके प्रोक्योरमेंट है, जिसके ऊपर आपने 9 रुपीज़ का टैक्स पे किया है, तो आप ये 9 रुपीज़ का टैक्स रिफंड ले सकते हो। ठीक है। अगर आप डोमेस्टिक सप्लाई करते हो, उसके अंदर आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, तो आप उसके अगेंस्ट में एडजस्ट कर सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए कोई आप एक्सक्लूसिव एक्सपोर्टर हो, तो आपकी इनपुट टैक्स क्रेडिट आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आप रिफंड क्लेम कर लो। या आप दोनों हो, आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो, तो आपको रिफंड मिल जाएगा अनयूटिलाइज आईटीसी का। ऐसा नहीं कोई रेस्ट्रिक्शन है कि आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, आप यूटिलाइज कर सकते हो, लेकिन अगर आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हो तो आपको रिफंड मिल जाएगा। पेमेंट ऑफ आईजीएसटी रिफंड, इसमें क्या होगा, आपको 100 रुपीज़ के ऊपर मान लीजिए टैक्स अमाउंट 18 रुपीज़ है, तो वो आपको पे करना है। अब पे करने का मतलब जरूरी नहीं कि एक्चुअल पे, अब इसके अंदर भी आपका प्रोक्योरमेंट है 50 रुपीज़ का, ठीक है, उसके ऊपर आप सप्लायर को 9 रुपये जीएसटी पे करोगे, तो ये 9 रुपीज़ आप यूटिलाइज कर सकते हो, आप एक्चुअल में 9 रुपीज़ ही पे करोगे, जैसे नॉर्मल है। तो आपको क्या होगा, 9 रुपीज़ तो आपने यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, और आप 9 रुपीज़ का पेमेंट करोगे, लेकिन गवर्नमेंट आपको 18 रुपीज़ वापस कर देगी। तो जो भी आपने जीएसटी का पेमेंट किया वो मिल जाएगा, इधर आपको 9 रुपीज़ जो आपने पेमेंट किया। तो बेसिकली जो जियो रेटेड सप्लाई है उसके अंदर जो सप्लायर है उसको जो उसने जीएसटी का पेमेंट किया वो वापस मिल जाए। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो खास तौर पे अब ये कैलकुलेशन कैसे होगा, ये तो हम लोग रिफंड के चैप्टर में देखेंगे, अनयूटिलाइज आईटीसी का जो एलयूटी बॉन्ड वाला है। अब खास तौर पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर बंदे ने रिफंड स्कीम यानी एलयूटी बॉन्ड फर्निश की है, तो नो रिफंड ऑफ क्रेडिट पेड आईटीसी ऑन कैपिटल गुड्स। क्यों? आप वो फार्मूला में देखोगे उसमें कैपिटल गुड्स के ऊपर आईटीसी नहीं है, जो हम लोग रिफंड के चैप्टर में देखने हैं। तो अगर किसी को रिफंड लेना है कैपिटल गुड्स के लिए, तो उसके लिए बेटर स्कीम है रिबेट यानी पेमेंट ऑफ आईजीएसटी एंड क्लेमिंग जीएसटी, क्लेमिंग रिफंड ऑफ आईजीएसटी। तो उसके लिए बेटर स्कीम ये है, क्योंकि इसके अंदर कैपिटल गुड्स के ऊपर भी रिफंड मिल जाएगा, लेकिन इस मामले में नहीं मिलेगा। ओके। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको खास तौर पे याद रखने हैं। शिपिंग बिल हम लोग समझेंगे कि कैसा, मतलब रिफंड की एप्लीकेशन क्या होती है एक्सपोर्ट के मामले में, तो वो हम लोग अगले चैप्टर में देखेंगे। एक्सपोर्ट विल बी अंडर सेल्फ सीलिंग एंड सेल्फ सर्टिफिकेशन। प्रीवियस रिजाइम में क्या होता था, जब एक्सपोर्ट होता था तो आपको ऑफिसर्स को बुलाना पड़ता था, वो आके फैक्ट्री में चेक करते थे, उसके बाद वो सील लगाते थे, फिर वो कंटेनर पोर्ट पे जाता था। लेकिन जीएसटी रिजाइम के अंदर बोला सेल्फ सीलिंग सेल्फ एक सर्टिफिकेशन, यानी एक्सपोर्टर खुद ही सर्टिफिकेट इशू करके खुद ही बोल सकता है, डिक्लेयर कर सकता है कि भैया मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। ड्यूटी क्रेडिट स्कीम जो आपने एफटीपी के अंदर देखी है, एमईएस एससीआई, उसका यूटिलाइजेशन केवल बीसीडी और एडिशनल ड्यूटी जो कस्टम के लिए किया जा सकता है, आईजीएसटी के पेमेंट कंपनसेशन सेस के पेमेंट के लिए नहीं किया जा सकता। प्रीवियसली एक्साइज ड्यूटी ये सब सबके अगेंस्ट में यूज होती थी। और इसके अलावा हाँ, सर्विसेज सप्लाई बाय एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पर्सन इन इंडिया टू ऑन एस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ इंडिया इज एग्जम्प्ट। तो उसके ऊपर टैक्स पे नहीं करना, वो जियो रेटेड नहीं होगा, एग्जम्प्ट होगा। एग्जम्प्ट होने का मतलब आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल नहीं होगा। जियो रेटेड के अंदर क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल हो जाता है। एक सीबीआई ने सर्कुलर इशू किया 7852/2018। उसका बेसिकली निचोड़ ये है कि मान लीजिए आपको यूएस से एक ऑर्डर आया, $5 लाख का, ओके। अब उसमें से आप पूरी सर्विस आप खुद प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हो, तो आप क्या करते हो, उसमें से $2 लाख का मैक्सिको के अंदर एक सप्लायर को आउटसोर्स कर देते हो। अब आप यूएस जो क्लाइंट है आप उसको बोलते हैं कि भाई $3 लाख मेरे को दे देना, $2 लाख उस मैक्सिको वाले को दे देना, ठीक है। तो आपको यूएस क्लाइंट ने ऑर्डर दिया $5 लाख का, आपने उसको बोला कि भैया 3 लाख तो मेरे को दे देना,
क्योंकि मैं पूरी सर्विस प्रोवाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने एक मैक्सिको वाले को दिया आउटसोर्स। तो जो मैक्सिको का सप्लायर जो आपको देने वाला, आप उसको $US क्लाइंट को बोलते हो कि भाई तू डायरेक्टली उसको 2 लाख पे कर देना। अब क्वेश्चन ये था कि भाई जो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, क्योंकि ये जो यूएस का क्लाइंट है 3 लाख आपको पे करेगा और आपके बिहाफ पे 2 लाख इसको पे करेगा। तो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज क्या होगी, 5 लाख पूरी होगी कि 3 लाख होगी? तो सीबीआईसी ने क्लेरिफाई किया कि इसमें 5 लाख मानी जाएगी, इवन दो द सप्लायर basically exporter has not issued 100% money, but it is going to be deemed as that he received the money। अगर ये यूएस इसको पे करे, आरबीआई बोले चलेगा, और लेकिन सप्लायर को ये इंश्योर करने पड़ेगा क्योंकि ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस हो गई, तो इसके ऊपर उसको आईजीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा इंपोर्ट ऑफ सर्विस। तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस मानी जाएगी। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, एग्जाम्पल 4, गुड्स टेकन आउट ऑफ इंडिया फॉर एग्जीबिशन ऑन कंसाइनमेंट बेसिस फॉर एक्सपोर्ट प्रमोशन। जर्मनी के अंदर एक एग्जीबिशन है जिसमें आप अपना प्रोडक्ट शोकेस करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आप उधर लेके जाओगे, अगर कोई खरीदना चाहे तो आप भेज दोगे, नहीं तो वापस लेके आ जाओगे इंडिया के अंदर। तो अब क्वेश्चन ये था कि ये जियो रेटेड सप्लाई है क्या? तो सीबीआईसी ने बोला कि भाई आप गुड्स लेके तो जा रहे हो, लेकिन पहली बात है ये सप्लाई नहीं है। तो सप्लाई नहीं है तो जियो रेटेड सप्लाई का तो क्वेश्चन ही नहीं आता। भाई जियो रेटेड सप्लाई होने के पहले सप्लाई तो होना चाहिए, आप तो कुछ शोकेस करने के लिए जा रहे हो, तो इसलिए ये सप्लाई नहीं है, इसलिए जियो रेटेड सप्लाई की बात नहीं आती। इसमें आपको ये इंटरलिंक करना पड़ेगा सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 ऑफ जीएसटी एक्ट, वेयर द गुड्स आर सेंट ऑन अप्रूवल फॉर सेल और रिटर्न टैक्स इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशूड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सप्लाई और 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ रिमूवल विच एवर अर्लियर। तो 6 महीने तक का टाइम पीरियड है। 6 महीने में या तो सामने वाला सप्लाई कंफर्म कर दे, कुछ रिटर्न आ गया तो सप्लाई कंफर्म नहीं है, नहीं तो वो सप्लाई बोले कि हाँ लेना है, या 6 महीने बीत गए तो सप्लाई डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो उसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया है कि जैसे 100 यूनिट आपने आउटसाइड इंडिया भेजी, उसमें से 60 बिक गई, तो जब वो ये बिकेगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, जियो रेटेड। ठीक है, लेकिन अब जियो रेटेड है तो अब बात ये एलयूटी बॉन्ड या पेमेंट ऑफ आईजीएसटी, तो उन्होंने बोला रिफंड क्लेम कैन नॉट बी प्रेफर अंडर 96 ऑफ जीएसटी रूल, रिफंड फॉर एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स एज सप्लाई टेकिंग प्लेस एट ए टाइम आफ्टर गुड्स हैव ऑलरेडी बीन सेंट टेकन आउट ऑफ इंडिया। तो ये परमिसेबल नहीं है। और जो 40 यूनिट मान लीजिए वो रिटर्न भी नहीं आई, तो 40 यूनिट सप्लाई तो हो जाएगी लेकिन वो जियो रेटेड सप्लाई नहीं होगी। जो ये इनवॉइस रेज कर रहा है वही जियो रेटेड सप्लाई होगी। 40 यूनिट वापस नहीं आए तो सेक्शन 37, 6 महीने व्यतीत होते सेक्शन 31 सब सेक्शन 7 के हिसाब से उसको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा। तो जो आईटीसी क्लेम है इसको जियो रेटेड माना जाएगा और उसके ऊपर इसको अवेलेबल होगा। ठीक है, डीम्ड एक्सपोर्ट जो बेसिकली फिजिकल एक्सपोर्ट नहीं होता, इट डज नॉट लीव द कंट्री। ठीक है, तो इस मामले में गवर्नमेंट ने ये सप्लाई इसको नॉर्मल ट्रीट की जाती है, तो सप्लायर इसके ऊपर नॉर्मल टैक्स लेवी करेगा ही जैसे बाकी सप्लाईज के ऊपर वो करता है। लेकिन इसके अंदर उन्होंने बोला कि भाई इनके अंदर आपको रिफंड दे दिया जाएगा। तो रिफंड किसको मिलेगा, रेसिपिएंट ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट, या सप्लायर को भी मिल सकता है अगर रेसिपिएंट अंडरटेकिंग डे की बॉस सप्लायर ले सकता है रिफंड, और मैंने आईटीसी क्लेम नहीं किया तो सप्लायर भी क्लेम कर सकता है। लेकिन डीम्ड एक्सपोर्ट के मामले में पेमेंट ऑफ आईजीएसटी स्कीम अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसमें अनयूटिलाइज आईटीसी का रिफंड मिलता है। मर्चेंट एक्सपोर्ट कौन, एक्सपोर्टर बेसिकली ट्रेडिंग वाला, मैन्युफैक्चरर से खरीदा और उसने आउटसाइड इंडिया एक्सपोर्ट कर दिया, उसके कनेक्शन है मैन्युफैक्चर के नहीं है इंडियन मैन्युफैक्चर के, तो उससे लेके उसने एक्सपोर्ट कर दिया। तो मर्चेंट एक्सपोर्ट के लिए गवर्नमेंट ने एक स्पेशल रिलैक्सेशन दिया है कि भाई कोई भी टैक्स रेट हो, जो सप्लायर उसको मान लीजिए गुड्स सप्लाई कर रहा है, वो आईजीएसटी चार्ज कर रहा है तो 0.1% चार्ज करेगा, और मान लीजिए इंटर स्टेट है तो 0.05% सीजीएसटी, 0.05% एसजीएसटी, यानी मान लीजिए 18% टैक्स रेट है किसी गुड्स की, तो वो 18% चार्ज नहीं करके अगर इंटर स्टेट है तो 0.1% चार्ज करेगा।
और इंटर स्टेट है तो 0.05%, 0.05%, 5% है तो भी वो यही चार्ज करेगा, 12% है तो भी वो यही चार्ज करेगा। लेकिन इसमें कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी कि विद इन 90 days he need to export, merchant exporter, from the date of tax invoiced by the supplier, registered with the Export Promotion Council, and move the said goods directly to the port, ICD और registered warehouse. इसके अलावा सेम लाइक डीम्ड एक्सपोर्ट, पेमेंट ऑप्शन इसको अभी भी अवेलेबल नहीं होगा। LUT बॉन्ड है, इसको भी अनयूटिलाइज ITC का रिफंड मिलेगा। सेक्शन 15, रिफंड ऑफ IGST पेड ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स टू टूरिस्ट लिविंग इंडिया। फॉरेनर्स आया इंडिया के अंदर, शॉपिंग करके गया, हैंडीक्राफ्ट है सबकी, तो जब वो इंडिया के बाहर जाएगा, हैंडीक्राफ्ट गुड्स लेके जा रहा है, तो उसके लिए ये रिफंड ऑप्शन अवेलेबल है, जिससे कि मेक इन इंडिया को प्रमोशन मिले। सिंगापुर ये सब में ये पहले से अवेलेबल था, इंडिया के अंदर इन्होंने अवेलेबल कराया, अच्छी बात है, लेकिन ये मेरे हिसाब से जहाँ तक अभी तक नोटिफाई नहीं किया गया। ये सेक्शन 15 ऑफ IGST, ठीक है। और रिमेंबर दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, क्योंकि सप्लाई ऑफ सर्विसेज है तो ये माना जाता है कि भाई वो इंडिया में ही कंज्यूम कर लेगा, लेकिन गुड्स वो फिजिकली बाहर ले जा सकता है, ठीक है, इसलिए उसको रिफंड ऑप्शन। सो दिस एंड रिवीजन ऑफ चैप्टर 14। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।